ओके, सो कल अपन ने जो भी पढ़ा था रिलेटेड टू ऑडिट एविडेंसेस वो क्लियर है? क्या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स होते हैं, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर होता है? यस मैम। चलो अब अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 या 3, है ना? व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस? टाइप्स इन्होंने हमसे पूछे। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। इस चैप्टर में से हमारे पास में टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कि रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑडिट एविडेंसेस की रिलायबिलिटी बताइए कि कौन से डॉक्यूमेंट ज्यादा रिलायबल होते हैं, है ना? और एक क्वेश्चन आता है टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है अपना टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस, जो आज अपन कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था वो है आपका टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। जैसे कुछ ऑडिट एविडेंसेस आपको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिलेंगे, कुछ ऑडिट एविडेंसेस आपको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिलेंगे, कुछ आप रियल में इंस्पेक्ट कर सकते हो, है ना? और कुछ ओनली आपको ओरल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो इस टाइप से कितने अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस होते हैं वो ये क्वेश्चन हमें बता रहा है। तो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था इसलिए थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ मैं इसे। डॉक्यूमेंट्री बेस्ड ऑन दी फॉर्म और नेचर, कि वो किस फॉर्म के अंदर अपने को ऑडिट एविडेंस मिल रहा है। कुछ ऑडिट एविडेंसेस हमें डॉक्यूमेंट्री मिलते हैं यानी रिटर्न के अंदर मिलते हैं। ठीक है, या तो पेपर में मिल जाएंगे, हमें रिटर्न हार्ड कॉपी मिल जाएगी, या फिर हमें सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, जैसे बैंक स्टेटमेंट्स है। तो बैंक स्टेटमेंट्स आपके ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, है ना? तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेरे पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और इसी टाइप से बिल्स होते हैं। मैम आवाज आ रही है मैम। मैम डिस्टरबेंस आ रहा है, हवा हवा से आ रही है। एक मिनट वेट। अब ठीक है या अभी भी आ रहा है? सही है मैम। सही है मैम। ओके, तो जस्ट वेट। तो कुछ तो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं हमारे ओरल फॉर्म के अंदर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, और कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं हमारे पेपर फॉर्म के अंदर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम बैंक स्टेटमेंट्स बैंक की वेबसाइट से, जो हमारी लॉगिन आईडी वगैरह होती है उससे लॉगिन करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, है ना? तो वो मेरे पास में क्या है, डॉक्यूमेंट अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है और रिटर्न के अंदर है। तो वो मेरा कौन सा नेचर हो गया, एविडेंस का डॉक्यूमेंट्री नेचर हो गया। इसी टाइप से आपको कोई सेल बिल देता है, जैसे आप किसी भी मॉल के अंदर जा रहे कुछ परचेजिंग कर रहे हैं तो आपको साथ में एक बिल दिया जाता है। वो बिल भी क्या है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, पेपर फॉर्म के अंदर है, ठीक है, रिटर्न के अंदर है। तो वो एविडेंस कौन सा हो गया, डॉक्यूमेंट्री। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब जो पेपर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटर्न में रहते हैं आपके, जैसे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डीड्स। हम घर परचेज करते, लैंड परचेज करते तो रजिस्ट्री होती है उसकी, ये सब डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है। देन ओरल। ओरल मतलब हम जो इंक्वायरीज करके एविडेंसेस लेते हैं। जैसे मैंने आपका रिजल्ट आया, मैंने एक एक स्टूडेंट को फोन किया, फोन करके आपसे आपके मार्क्स पूछे कि आपके क्या मार्क्स आए, कौन से सब्जेक्ट में क्या मार्क्स आए, है ना? या फिर जैसे आप लोग को कोई कोचिंग क्लास का चूज करना है कि भाई मेरे को कौन सी कोचिंग क्लास में जाना है, तो आप 4 जगह फोन करके अलग अलग इंक्वायरी इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन करते हैं। वो इंफॉर्मेशन ही हमारी क्या होती है, इंक्वायरी होती है। वो इंक्वायरी हमें हमेशा ओरल फॉर्म के अंदर मिलती है। तो वो एविडेंस ही है, वन टाइप ऑफ एविडेंसेस। जैसे मैं एज एन ऑडिटर मैं जाऊंगी आपके एम्प्लॉयज से पूछ रही हूँ कि आपके कितने यहाँ पे एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने।
सैलरी कितना मिलता है आपको, तो ये सारी चीजें मेरे पास में कौन से फॉर्म में आ रही है, एविडेंसेस है, ओरल फॉर्म में आ रहे। क्लियर सबको? ओरल और विजुअल, विजुअल मतलब मैं एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करके जो एविडेंसेस गैदर कर रही हूँ। ऑब्जर्वेशन मतलब इन्वेंट्री पड़ी है, इन्वेंट्री को काउंट करवा लिया, ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, फिजिकल इंस्पेक्शन हुआ। एक्चुअली मैं वहां पे जाकर के हर एक चीज अपनी आंखों के सामने करवा करके एविडेंसेस कलेक्ट कर रही हूँ, तो उसे हम कौन सा टाइप ऑफ नेचर कहते हैं, विजुअल। देन बेस्ड ऑन सोर्सेज, ये बहुत बार मैं समझा चुकी हूँ, इंटरनल एविडेंसेस, एक्सटर्नल एविडेंसेस, इसको समझाने की नीड है क्या? नो मैम। है ना, जो एविडेंसेस विद इन दी एंटिटी जनरेट होते हैं, जैसे सेल्स इनवॉइस हो गई हमारी, है ना, कोई वाउचर हो गए, हमें कोई कैश रिसीव हुआ है तो कैश रिसिट हो गई, तो ये सब क्या होते हैं हमारे इंटरनल एविडेंसेस। और एक्सटर्नल जो हमें आउटसाइड दी एंटिटी कोई और अनदर पर्सन जनरेट करके दे रहा है, जैसे परचेज बिल हो गया, ट्रांसपोर्ट बिल्टीज हो गई, एक्सटर्नल कंफर्मेशंस हो गई, ये सब हमारी क्या हो गई, एक्सटर्नल एविडेंसेस हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 4 जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर, डिस्कस द प्रिंसिपल्स व्हिच आर यूजफुल इन असेसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, है ना, आपकी रिलायबिलिटी बतानी है आपको ऑडिट एविडेंसेस की। तो सबको पता है एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल। मैं इसके अंदर जो मोर रिलायबल है या फिर हाईलाइट करने का नीड ही नहीं है, इसके अंदर आपको सबको पता ही है। एविडेंसेस डायरेक्टली ऑब्टेन्ड, अच्छा इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। एविडेंसेस डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी बाय द ऑडिटर इज मोर रिलायबल देन द सेम ऑब्टेन्ड थ्रू क्लाइंट। मैंने आपको एक बार ये डिस्कस किया था कि ऑडिटर खुद जाकर के कोई एविडेंस कलेक्ट करे वो ज्यादा मोर रिलायबल है, या फिर क्लाइंट को बोल दे कि आप मुझे यहाँ से ये एविडेंस ला करके दे दो, वो ज्यादा रिलायबल है। कौन सा ज्यादा खुद रिलायबल जाके है? करें, खुद जाकर मैम के तो खुद करे, जाकर। है ना। अब जैसे देखो इसके अंदर क्या फ्रॉड हो सकता है, कैसे एविडेंसेस चेंज हो जाते हैं, है ना, तो उसका रिलायबिलिटी हमें नॉर्मली तो हमें पता चल रहा है, बट रियल लाइफ में कैसे हो सकता है। तो एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्या किया जाता है, जैसे बैंक स्टेटमेंट है, मैंने आपको कहा कि हम ऑनलाइन भी बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नाउ एक एंटरप्राइज है, रियल लाइफ केस है, एक एंटरप्राइज है, उसने क्या किया कि अपना खुद का लाइक मान लो उसका बीओबी में अकाउंट है, तो उसने क्या किया, एक सेम फेक वेबसाइट बना ली, जैसे बीओबी की वेबसाइट है वैसे सेम फेक वेबसाइट बना ली, ठीक है। खुद के ट्रांजैक्शंस उस सेम वेबसाइट के ऊपर डाल दिए, जो भी ट्रांजैक्शंस किए, जो रियल ट्रांजैक्शंस किए वो तो बैंक ऑफ बड़ौदा रियल बैंक के पास में है ना। उसने खुद की उससे लॉगिन आईडी से लॉगिन नहीं किया, उस मेन आईडी से उसने सेम बीओबी का दूसरा जो था, तो ऑडिटर ने उसे कहा कि भाई हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको ऑनलाइन निकाल करके दे देते हैं। अब उस बंदे ने क्या किया, जो फेक वेबसाइट खुद ने बना रखा है, फेक पैटर्न खुद ने बना रखा है कि ये मेरे ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर्ड किए हैं, वही सारे ट्रांजैक्शंस को उसने उस फेक मैनर में चढ़ा दिया और उसके प्रिंट्स निकाल करके दे दिए। सारा फॉर्मेट एकदम वैसा ही आ रहा है जैसा बैंक ऑफ बड़ौदा रियल आता है, ऊपर नेम, क्लाइंट नेम, कस्टमर आईडी, रेफरेंस आईडी, जो भी सारी चीजें देता है बैंक, वो हर एक चीज ऊपर लिखी भी आ रही है, सारा स्टेटमेंट वैसे ही शो हो रहा है। तो अब उसने क्या किया, हमारे साथ में चीटिंग करी, है ना। क्लाइंट खुद कोई चीज निकाल के दे रहा है तो वो वहां पे फ्रॉड कर सकता है, तो इसलिए ऑडिटर को चाहिए कि वो खुद चीजें कलेक्ट करें, जो क्लाइंट्स डायरेक्टली खुद दे रहा है कि ये एविडेंसेस ले लो, उसके ऊपर रिलाय ना करें। तो ये सेकंड वाला पॉइंट है। देन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म के अंदर ज्यादा रिलायबल होंगे या ओरल एविडेंसेस? डॉक्यूमेंट्री। फोटोकॉपी या डुप्लीकेट, सॉरी फोटोकॉपी या ओरिजिनल? ओरिजिनल। अच्छा, इसके अंदर आप मुझे बता सकते हो कि फोटोकॉपी क्यों रिलायबल नहीं होगी? फोटोकॉपी तो ओरिजिनल की होती है।
मैम वो मैम नकली भी फोटोकॉपी बना खुद बना करवा- के और फिर उसका कॉपी भी कर सकते हैं। खुद बना करके कॉपी तो वो तो मुझे पता चल जाएगा ना कि ये फेक की कॉपी हुई है। जैसे मान लो, जिस अथॉरिटी ने साइन किया है वो रिस्पांसिबल है फोटोकॉपी के लिए। अच्छा जैसे मानो स्टाम्प है, स्टाम्प के ऊपर सारी चीजें लिखी हुई है, रजिस्ट्री, किसी लैंड का रजिस्ट्री है, वो स्टाम्प के ऊपर निकला हुआ है ना। क्लाइंट मुझे ओरिजिनल रजिस्ट्री नहीं दे रहा है, मुझे उसकी फोटोकॉपी दे रहा है। फोटोकॉपी भी स्टाम्प के ऊपर ही, मतलब फोटोकॉपी का प्रिंट निकलवाऊंगी मैं, अगर ओरिजिनल का प्रिंट निकलवाऊंगी तो वो तो एज इट इज निकलेगा ना, जो स्टाम्प पे लिखी हुई है वही चीजें यहाँ पे भी साथ में आएगी। तो मैम कैसे, ऑडिटर क्लेम नहीं कर पाएगा क्या ऑडिटर? फोटोकॉपी से? नो मैम क्लेम नहीं कर पाएगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं बताती हूँ। हाँ मैम कोई फेक मतलब जैसे नोटरी मैम जैसे कि स्टैम्प पेपर होता है, आप फोटोकॉपी करवाओगे, अब मतलब कोई हो सकता है कोई भी पेपर पे उसने लिखा के, फोटोकॉपी में क्या पता चलेगा कि वो ओरिजिनल पेपर था, स्टैम्प पेपर था या नहीं था? पर वो चीजें तो जितना स्टाम्प पेपर के ऊपर रियल में लिखा हुआ आ रहा होगा कि भाई किस डेट को आपने परचेज किया, वही कॉपी होगा। मैम लेकिन उसने जैसे असली में खरीदा नहीं। देखो मैं बताती हूँ, जो ओरिजिनल है ना, समझो आपके सामने एक स्टाम्प पेपर है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि स्वाति ने 50 लाख रुपए की जमीन खरीदी, ठीक है। अब जो मेन क्लाइंट है ना, उसका नाम है मान लो निखिल, ओके। स्वाति ने खरीदी है, जो लैंड है 50 लाख का, वो रियल में स्वाति के नाम पे। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है कि स्वाति ने कि ये लैंड है 50 लाख की। अब आप क्या कर रहे हो, निखिल क्या कर रहा है, निखिल अपनी बुक्स के अंदर 50 लाख का लैंड शो कर रहा है, ओके। नाउ मैंने एज एन ऑडिटर मैंने कहा कि भाई इसका आप मुझे क्या ला करके दो, रजिस्ट्री ला करके दो। तो उसने मुझे क्या किया है, एक मिनट, हाँ, एनोटेट, उसने मुझे क्या किया है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था है ना, उसके ऊपर मेरे नाम की जगह उसने किसका नाम पेस्ट कर दिया, निखिल का नाम पेस्ट कर दिया। कैसे पेस्ट किया, एक वाइट कलर का स्लिप लिया, स्वाति के नाम की जगह उसने वो निखिल का नाम का स्लिप लगा लिया, ठीक है। अब उसका फोटोकॉपी करवाया, तो फोटोकॉपी के अंदर निखिल लिखा आएगा या स्वाति लिखा आएगा? निखिल। निखिल लिखा आएगा, है ना। अब अगर मैं फोटोकॉपी से जज करूं कि ये लैंड आपका है या किसका है, तो क्या मैं कोई चीज डिटेक्ट कर सकती हूँ कि ये रियल में किसकी थी? ओ मैम नहीं ना। तो इसलिए डुप्लीकेट्स जो होती हैं, फोटोकॉपीज जो होती हैं, उनमें हम ओरिजिनल एविडेंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उसकी फोटोकॉपी दे सकते हैं, है ना। वहाँ पे रियल में ये है रजिस्ट्री किसी और के नाम की, बट मैंने बड़ी ही चालाकी से अच्छे से उसको पेस्टिंग करके और मैंने फोटोकॉपी करवाया। तो उस समय पे उसका नाम किसके, ओनरशिप किसके नाम पे हमें शो हो गई, निखिल के नाम पे। अगर मैंने उन डुप्लीकेट फोटोकॉपीज के ऊपर रिलाई कर लिया तो 50 लाख का फाइनेंशियल पोजीशन रॉन्ग मैंने शो करवा दिया है। इसलिए हमेशा कौन से एविडेंसेस मोर रिलायबल होते हैं, ओरिजिनल एविडेंसेस मोर रिलायबल होते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। नाउ फिफ्थ पॉइंट है, यस नवीन। मैम अगर सामने वाले के पास ओरिजिनल हो ही नहीं तो? ओरिजिनल हो ही नहीं तो हम ये चीज हमारी रिपोर्ट के अंदर लिखेंगे कि लाइक जैसे मान लो मेरा टोटल ऑफ असेट्स 1 करोड़ है ना। 1 करोड़ में से 50 लाख रुपीस का ये लैंड है। नाउ ये लैंड का ओरिजिनल कॉपी आप मुझे नहीं दे रहे हो, मैंने आपसे मांगा, आप मुझे नहीं दे रहे हो, आपने कहा मेरे पास में फोटो कॉपी है, मेरे पास ओरिजिनल अवेलेबल ही नहीं है, ओके। तो नाउ मेरे पास में राइट है कि मैं मेरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर
जो मेरा ओपिनियन है वो चेंज कर दूंगी कि भाई हमें जो एविडेंसेस मिले हैं वो इस पर्टिकुलर चीज के ओनली फोटोकॉपीज प्रोवाइड करवाई गई है, हम इसके ऊपर टोटली रिलाय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके टोटल ऑफ असेट का एक बहुत ही सब्सटेंशियल पार्ट 50 लाख रुपीस का, 1 करोड़ में से 50% पार्ट वो इसी लैंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी फाइनेंशियल यूजर या फिर बैंक्स, गवर्नमेंट्स कुछ भी आपको देना चाहेंगे सब्सिडी और कुछ भी चीजें, तो वो सारी चीजें इस 50 लाख के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो इसलिए मैं मेरी ऑडिट रिपोर्ट में इस चीज को क्लियर कर दूंगी कि मेरे पास में एविडेंस के नाम पे फोटोकॉपी आई है, मेरे पास ओरिजिनल नहीं आया है। तो मैं जो ट्रू एंड फेयर वाली ओपिनियन होती है वो नहीं दूंगी। मैम एक्चुअली क्या होता है, एग्रीमेंट जो होता है लैंड का उस पे सिग्नेचर होते हैं और पैन नंबर भी होते हैं दोनों के, दोनों पार्टी के। तो बिल्कुल। उससे भी तो पता चल सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी तो वो- होगी। नहीं, अगर वो हर कॉपी भी हो चीज तो ही कोई change दिक्कत थोड़ी होगी करेगा ना। इसमें। ओरिजिनल यस रहेगा, मैम। हमारे पास ओरिजिनल आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। बट अगर आपको तो चालाकी मैम करनी है, कॉपी में भी तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना फिर, इसका मतलब आपको अगर कॉपी में चालाकी, भी तो मैम, सिग्नेचर और पैन पैन नंबर नंबर आ रहा है। देखिए जो पैन पेन नंबर आ रहा नंबर है। वाली चीज है, पेन नंबर वाली चीज है, वो आप जब है ना एक कोई सेक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट है, उससे ज्यादा का अमाउंट का वैल्यू रहता है ना, तो ही आपके ऊपर उसके ऊपर टीडीएस डिडक्शन और ये सारी लाइबिलिटीज आती है ना। मैम अगर एक्चुअली क्या है, आजकल एग्रीमेंट में पैन नंबर भी आने लग गया, चाहे डिडक्शन हो या नहीं हो। सारी उसके अलावा भी अपने सारी उसके अंदर नहीं रहता है। जैसे ये मैंने आपको लैंड का एग्जांपल दिया, अगर फिक्स्ड एसेट्स हो तो मान लो कोई मशीनरी हो तो मैम तो उसके लिए अप्रूवल भी तो होगा ही ना इनका, तो वो ही काम आ जाएगा एविडेंस के तौर पे। हमें बिल्स मिलते फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो ठीक है, फिक्स एसेट्स परचेज किया, उसका बिल मिलेगा, बिल की अगर हमें ओरिजिनल कॉपीज नहीं मिली, हमें फोटो कॉपीज मिली, इन दैट केस हम नहीं डिटेक्ट कर सकते ना। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। कुछ जैसे लैंड का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये चीज है कि भाई पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर अपन कोई भी हाउस या वो परचेज करते हैं, सेल कर रहे हैं, तो वहां पे टीडीएस का प्रोविजन इनकम टैक्स ने डाल दिया है। वो इसीलिए डाला है क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स लोग करते थे, तो वो इसीलिए प्रोविजन एग्जिस्टेंस में आया। बट आज भी ये पूरा प्रोविजन हर एक असेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है ना। जैसे मैंने कोई मान लो करोड़ ऑफ रुपीस की मशीनरी परचेज करी है, तो उस मशीनरी को मैंने परचेज किया या नहीं किया, इसका सिर्फ मेरे पास एक ही प्रूफ रहता है, बिल। ठीक है, कि सामने वाले ने बिल इशू किया होगा मेरे नाम पे ना। अब आप बोल रहे हो कि मैंने ओरिजिनल बिल तो मेरे से गुम गया है, उसका फोटोकॉपी मेरे पास में पड़ा है, तो अब मेरे पास में ये फोटोकॉपी इतना रिलायबल नहीं है, तो अब मुझे मेरा स्केप्टिसिज्म अप्लाई करके दूसरा मैनर अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं सामने वाले जो बिल पे जो नंबर लिखा हुआ है पार्टी का, उस पार्टी को फोन करके मैं वहां से न्यू बिल वापस से मंगवा सकती हूँ। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये किसकी परचेज किया है, किसने रियल में परचेज किया है। ठीक है, बट अगर आप सिर्फ मुझे फोटोकॉपी दें और इस तरीके से दें कि उसमें ना फोन नंबर है, ना सामने वाले के जीएसटी नंबर है, कुछ भी नहीं आ रहा है ना, इन दैट केस मैं उस फोटोकॉपी के ऊपर बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर सकती हूँ। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, इंटरनल एविडेंसेस। ये मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। अगर आपके यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव हैं तो इंटरनल एविडेंसेस भी मोर रिलायबल होते हैं। देन ऑडिट एविडेंसेस obtained through different source or different nature are more reliable when they are more consistent, है ना। जैसे मान लो, just wait, मैम वॉइस नहीं आ रही। हाँ मैं बोलना बंद कर दिया था मैंने।
ये चीज आप लाइन थोड़ा सा चेंज कर लेना अपने नोट्स के अंदर। एविडेंसेस ऑब्टेन थ्रू डिफरेंट सोर्स और डिफरेंट नेचर। अगर जैसे मान लो मैं मेरा ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने का मैनर हमेशा सेम रखूं, ठीक है, हमेशा सेम रखूं कि मैं परचेजेस आपके परचेज बिल से ही चेक करती हूँ, इसके अलावा मैं कभी कोई एविडेंसेस देखती ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपकी सेल्स कभी जीएसटी के थ्रू वेरीफाई नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्स बिल के ऊपर रिलाई करके उसी से चेकिंग करती हूँ। इन दैट केस फर्स्ट ईयर हमारा ऑडिट का था, आपको नहीं पता था मेरा एविडेंसेस कलेक्ट करने का मैनर क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर आपने हमें सारी चीजें सही सही करवाई। सेकेंड ईयर में आई, सेकेंड ईयर अगेन मैंने मैनर एकदम सेम रखा, ठीक है। तो आपको थर्ड ईयर पता चल जाएगा ना कि इसका ऑडिट करने का तरीका क्या है, ये कहाँ से कौन सी चीज चेकिंग करेंगे, ठीक है। इन दैट केस आपको मैनिपुलेशन करना है तो आप इजीली जिन एविडेंसेस से मैं चेकिंग करती हूँ उनको मैनिपुलेट कर सकते हो ना, ठीक है। Yes, ma'am. क्योंकि मैं अनदर मैनर तो ले ही नहीं रही हूँ चेकिंग करने का, इसलिए ऑडिट एविडेंसेस अलग अलग मैनर में अलग अलग सोर्सेस से हमें कलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक ही सोर्स हमेशा फिक्स नहीं कर लेना चाहिए कि इसी तरीके से मेरे को ये पर्टिकुलर ऑडिट एविडेंस गैदर करना है। अगर उसके मोर देन वन सोर्सेज है, अगर सिंगल सोर्स है तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। अगर मोर देन वन सोर्सेज है तो मुझे हमेशा अलग अलग सोर्सेज से ऑब्टेन करके उनको क्रॉस वेरीफाई करने चाहिए। क्लियर सबको सिक्स्थ पॉइंट? Yes, ma'am. एक और बार बता दीजिए। ओके, एक और बार बता देती हूँ। मैंने आपको बताया कि जैसे मेरा ऑडिट एविडेंसेस गैदर करने का तरीका गैदर करने का मैनर सेम है कि मैं परचेजेस हमेशा परचेज बिल से ही वेरीफाई करूंगी। मेरे पास और भी दूसरे ऑप्शंस हैं कि लाइक मैं ट्रांसपोर्टेबिलिटी से चेकिंग कर सकती हूँ, ठीक है। मेरा इंटरनल कंट्रोल के अंदर एक पॉइंट है कि भाई जब भी मेरे पास में यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ी आती है, जब माल उतरता है, तो मैंने वॉचमैन को एक ड्यूटी दिया हुआ है कि आप क्या करोगे, पूरा अपने हिसाब से एक बनाओगे कि भाई कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी मेरे पास में यहाँ पे आया है, ठीक है। बिल के अकॉर्डिंग उसका प्राइस क्या है वो आपने लिखा, और उसको एंट्री देने के लिए भी हमने एक क्या दिया है, पास दिया है, ठीक है। उस पास के अंदर आपके अमाउंट, क्वांटिटी, हर एक चीज लिखी हुई होनी चाहिए। ये मैंने एक वॉचमैन को या फिर एक जो भी बंदा है उसको यहाँ पे बैठा करके ये और किया है मैंने, ऐसा मेरा प्रोसेस है। तो नाउ मेरे पास में एक और एविडेंस है कि मैं परचेजेस को उस वॉचमैन ने जो लिखा है उससे चेक करूं, कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसको अथॉरिटी दी है कि आप बिल में इसे क्या देख सकते हो, फिगर देख सकते हो, और इसको आपको क्या कराना पड़ेगा, क्रॉस वेरीफाई कराना पड़ेगा परचेज मैनेजर से कि इसी अमाउंट से परचेजेस हुई थी ना आपकी, ठीक है। तो इन दैट केस ऑडिटर के पास में अलग अलग सोर्सेज है कि वो परचेजेस को कहाँ से चेक कर सकता है, परचेज बिल से, ट्रांसपोर्टेबिलिटी से, इंश्योरेंस कवर नोट से, और एक फोर्थ हो गया इस गेट पास से। अगर मैं हमेशा, मेरे पास में 4 ऑप्शंस हैं, बट मैं हमेशा आपके क्लाइंट प्लेस पे आती हूँ और सिर्फ परचेज बिल से परचेजेस चेक करती हूँ और चली जाती हूँ, ठीक है। तो आपको अगर फ्रॉड करना है तो आप इजीली सामने वाले सप्लायर से सेटिंग करके एक फेक परचेज बिल भी क्या करवा सकते हैं, इशू करवा सकते हैं, जो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करने के लिए यूज में लूंगी, ठीक है। तो इन दैट केस मैं बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाऊंगी, ऑडिटर बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। क्यों? क्योंकि आपका एक कंसिस्टेंट मैनर है एविडेंसेस कलेक्ट करने का। अब मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा अलग अलग जगह से एविडेंसेस कलेक्ट करती हूँ। कभी मैंने इंश्योरेंस कवर नोट से आपकी प्राइस ले रही हूँ, कभी मैं ट्रांसपोर्टेबिलिटी से चेकिंग कर रही हूँ, है ना। मेरा कोई मैनर डिसाइडेड नहीं है, तो वहां पे ये चीज अगर ये प्रोसेस में रखूंगी तो जो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर रही हूँ वो ज्यादा रिलायबल होंगे। क्लियर? यस मैम। मैम एक बार सेकंड पॉइंट भी बता देना। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एविडेंसेस मैं खुद जाकर के कलेक्ट करूं,
वो ज़्यादा रिलायबल है देन कि हम डायरेक्टली क्लाइंट को बोल दें कि आप जाकर के ये चीज़ मेरे लिए कलेक्ट करके ले आओ। जैसे मान लो एक अनदर एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे मान लो कोई डेटर है आपका, आपकी बुक्स में वो डेटर शो हो रहा है 50,000 रुपए से, ओके। एक मैनर है कि मैंने डायरेक्टली डेटर को कॉल किया और कहा कि आपकी बुक्स के अंदर मिस्टर एक्स का लेजर भेज दो, ठीक है। तो ये हुआ कि डायरेक्टली मैंने यानी कि ऑडिटर ने क्लाइंट से, जो थर्ड पार्टी है, उससे क्या किया है, एविडेंस कलेक्ट किया है। तो वो ऑब्वियसली डायरेक्टली मुझे मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे भेजेगा, तो ये हमारा एक्सटर्नल बात हो गई। इसके बारे में मिस्टर एक्स को, यानी जिस क्लाइंट का मैं ऑडिट कर रही हूँ, उसको कोई खबर नहीं है ना। नेक्स्ट मैनर हो सकता है, मैंने मिस्टर एक्स को कहा कि आप जो थर्ड पार्टी हैं उनसे जाकर के एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेकर के आना, एक लेजर लेकर के आना जिसके अंदर उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका अकाउंट हो। तो अब वो यहाँ पे चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैंने खुद ने उससे बात करके एविडेंसेस कलेक्ट किए, वो ज्यादा रिलायबल है, या उसको भेज करके एविडेंस मंगवाया वो ज्यादा रिलायबल है? खुद लेके आए वो ज्यादा रिलायबल है ना। नाउ नेक्स्ट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक ही तरीके से। जो लास्ट लाइन में कंसिस्टेंट मैनर लिखा हुआ है आपका, उसका है सेम मैनर में अगर हम ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं तो वो ज्यादा रिलायबल नहीं होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 5 स्टार लगा लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। एग्जाम में आज तक 4 या 5 मार्क्स का 5-6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है आपके, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के मेथड्स लिखो या फिर ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने की टेक्निक्स लिखो, ठीक है। यानी कि मैं ऑडिट एविडेंसेस कैसे कैसे कलेक्ट कर सकती हूँ। जो अपन ने थर्ड क्वेश्चन पढ़ा था इसमें टाइप्स था, क्या क्या टाइप्स होंगे ऑडिट एविडेंसेस के। वो मुझे ओरल फॉर्म में मिल सकता है, वो मुझे डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिल सकता है, कुछ एविडेंसेस मेरे इंटरनल हो सकते हैं, कुछ एविडेंसेस मेरे एक्सटर्नल हो सकते हैं। यहाँ पे है कि किन किन मैनर के अंदर ऑडिटर एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट आ रहा है आपका इंस्पेक्शन। जो रेड लाइन से रेड वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, इनको बोल्ड कर लेना, हाईलाइट कर लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंस्पेक्शन। फर्स्ट है मेरे पास में इंस्पेक्शन। हर चीज का मतलब समझना। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। मैं परचेज बिल को देख रही हूँ, उसे हम क्या कहते हैं? इंस्पेक्शन। तो मैं ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने की कौन सी टेक्निक्स लगा रही हूँ? इंस्पेक्शन। किसी भी आपकी डीड को पढ़ रही हूँ, है ना, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग कर रही हूँ मैं, चाहे वो वाउचर्स है, चाहे वो पेपर फॉर्म में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं क्या कर रही हूँ? इंस्पेक्शन कर रही हूँ। क्लियर सबको? किसी भी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन करना इज नोन एज इंस्पेक्शन। नाउ सेकंड है आपका इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना। इंफॉर्मेशन मैं नॉर्मली ओरल फॉर्म में कलेक्ट करती हूँ नॉर्मली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंक्वायरीज में रिटर्न फॉर्म में कलेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। मैंने आपको एक पेपर दिया, मुझे जो भी इंक्वायरी लेना था, ठीक है, कि आपके यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, डेली बेसिस पे कितने लोग आते हैं, उनके सबके नाम लिख के दो मुझे, और उन सबका सैलरी मुझे लिख करके दो। एक मैंने शीट आपको दी और उस शीट के अंदर आपके एम्प्लॉयज से रिटर्न के अंदर मैंने ये इंक्वायरी ले ली, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ? आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ। वो इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट प्लेस पे जाकर के किसी एम्प्लॉय से या किसी भी नॉलेजेबल पर्सन से, जरूरी नहीं है एम्प्लॉय,
क्लाइंट प्लेस के किसी भी पर्सन से मैं कलेक्ट कर रही हूँ, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का तरीका जो है उसे हम क्या कहते हैं, इंक्वायरी कहते हैं। ठीक है, इंक्वायरी जरूरी नहीं है फाइनेंशियल डाटाज की ही हो, हम नॉन फाइनेंशियल डाटाज की भी इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी जरूरी नहीं है ओरल में ही हो, हम रिटर्न में भी इंक्वायरीज ले सकते हैं। ठीक है, इंक्वायरी से होता क्या है, इंक्वायरी से हो सकता है मुझे कोई ऐसी नई चीज पता चले, क्योंकि मैं एम्प्लॉइज से क्या हो रही हूँ, कनेक्ट हो रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है मुझे ऐसी कोई नई चीज पता चले जो मुझे क्लाइंट ने बताई ही नहीं हो। जैसे मान लो इस साल आपके यहाँ पे आप आज तक केवल सर्फ बना रहे थे, इस साल से आपने सोप का प्रोडक्शन भी चालू किया है। ठीक है, बट सोप के से रिलेटेड सेल भी हुई थी आपके यहाँ पे, प्रोडक्शन भी हुआ, क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा है रियल में। ठीक है, बट क्लाइंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सोप का नाम कहीं नहीं दिखाया, कहीं नहीं दिखाया कि सोप का उसने रॉ मटेरियल परचेज किया था सोप के लिए, कहीं नहीं दिखाया कि उसके प्रोडक्शन में ये एक्सपेंसेस लगे थे और कितना सेल हुआ और कितना क्लोजिंग स्टॉक है। यानी सोप डिपार्टमेंट पूरा ही उसने बुक्स ऑफ अकाउंट से उड़ा दिया और पूरे ही एविडेंसेस उसने उड़ा दिए। तो क्या अब मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, अगर मैं इंक्वायरी करूँ ही नहीं तो क्या मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि सोप नाम का सोप भी आप बनाना स्टार्ट कर दिए हैं? मेन मैनेजर, मेन क्लाइंट ने तो मुझे बताया ही नहीं था, नहीं पता कर सकती ना। अब मैंने क्या किया कि एम्प्लॉइज से जाकर के इंक्वायरी कर रही हूँ कि भाई आपके यहाँ पे क्या क्या चीजें बनती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई इस साल में है ना, लास्ट 3 मंथ्स में हमने सोप का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, बाकी आज तक हम ओनली डिटर्जेंट ही बना रहे थे। तो हमने उनसे पूछा सोप का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था या नेक्स्ट ईयर से आपने अप्रैल से किया? तो उन्होंने कहा नहीं, सोप का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, अप्रोक्स इतने नंबर ऑफ सोप्स हमने बनाए थे। ठीक है, तो फिर ये चीज तो मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछ ली। ओके, अब मैं गई स्टोर लेजर वाले के पास में कि आपके यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या पड़ा रहता है ना, नॉर्मली स्टॉक किस किस का रहता है? तो उसने मुझे कहा कि हमारे यहाँ पे स्टॉक नॉर्मली डिटर्जेंट का पड़ा रहता है। ठीक है, अभी रिसेंटली सोप का भी प्रोडक्शन चालू हुआ था, बट ईयर एंड पे मेरे पास कोई स्टॉक नहीं था। ठीक है, 31 मार्च को मेरे पास कोई स्टॉक नहीं था। तो उसने कहा कि मतलब सोप का प्रोडक्शन होता था, सोप भी आती थी जाती थी। हाँ, सोप आती थी जाती थी, बट उसका हमने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखा, क्योंकि हमें सर ने मना कर दिया था डॉक्यूमेंटेशन रखने के लिए। तो अब मुझे ऐसी इंफॉर्मेशंस पता चल रही है जो मुझे पहले क्लाइंट ने ओरिजिनली बताई ही नहीं, या फिर हो सकता है मुझे कुछ चेंजेस पता चले कि क्लाइंट ने मुझे बताया तो था बट आधा अधूरा बताया था। तो हो सकता है मुझे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में कोई चेंजेस पता चले, या फिर मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी कुछ पता चल जाए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है इंक्वायरी से। क्लियर, समझ में आ गया सबको इंक्वायरी क्या होती है? सीकिंग इंफॉर्मेशन, क्या वर्ड याद रखेंगे इंक्वायरी के लिए? सीकिंग इन्फॉर्मेशन। सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्संस। नाउ अब थर्ड पॉइंट आ रहा है, एक टेक्निक जिससे हम ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन, है ना। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई काम दूसरा बंदा कर रहा है और उसे खड़ी होकर के मैं देख रही हूँ। जैसे आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आप कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं क्लाइंट प्लेस पे आई, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपकी इन्वेंट्री बैठ करके गिनूं रियल में, है ना। मैंने क्या कहा कि आपके यहाँ के किसी बंदे को भेज दो। ठीक है, बंदा भेज दिया क्लाइंट ने। मैंने कहा कि अब इन्वेंट्री काउंट करो आप। ठीक है, मैं क्या करूंगी, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करूंगी कि आपका मैनर ऑफ काउंटिंग क्या है ना। ठीक है, आप किस तरीके से जो चीजें काउंट कर ली उनको हटाते हो, जो चीजें काउंट नहीं करी उनको किस तरीके से रखते हो, या फिर आपका इन्वेंट्री किस तरीके से जमा हुआ है। होता है ना कि एक बॉक्स के अंदर मिनिमम 20 चीज रहेगी, तो वहां पे आप अब किस तरीके से काउंटिंग कर रहे हो।
तो इन सारी चीजों को देख करके जो चीज मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में मतलब क्या हुआ, हम ऐसे प्रोसेस या प्रोसीजर्स पे ध्यान दे रहे हैं, ऑब्जर्व में अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं जो कि परफॉर्म कर रहा है कोई अनदर पर्सन। ठीक है, तो देखिए ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर्स बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स। एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ कि इन्वेंटरी एंटिटी का कोई इंटरनल बंदा कोई काउंट कर रहा है और मैं उसका सिर्फ क्या कर रही हूँ, मैनर देख रही हूँ कि वो कैसे इस टास्क को परफॉर्म करता है, ऑब्जर्व कर रही हूँ उसको केवल। ओके, देन नेक्स्ट तरीका है एक्सटर्नल कंफर्मेशंस लेना। जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया था ये तो कि थर्ड पार्टी से डायरेक्टली बात करके मैं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या मंगवा लूंगी, अपने क्लाइंट का लेजर मंगवा लूंगी, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। डेटर्स बैलेंस, नॉर्मली एक्सटर्नल कंफर्मेशंस ली किस किस के लिए जाती है, सुना है गुड्स लाइंग विद थर्ड पार्टी, जैसे कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ा होगा फाउंडेशन में। Yes, ma'am. यस तो कंसाइनी के पास में कितना गुड्स पड़ा है इसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा ना मुझे कंसाइनी से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया। डेटर बैलेंस, क्रेडिटर बैलेंस की तो मैं आपको बार बार बोलती ही रहती हूँ। मैम फिर होना है मैम डिस्टर्ब। हाँ, डेटर बैलेंस और क्रेडिटर बैलेंस के तो मैं आपको बार बार एग्जांपल्स देती ही रहती हूँ। एक बार रीजॉइन कर लो। यस मैम